नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास के तीसरे पाठ अंग्रेजी सत्याग्रह के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के बारे में कि किस तरह से जब हमारे भारत देश में अंग्रेज आते हैं और वो हमारे भारत के किस तरह से उनमें आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। जैसे हमने देखा लगान, भू राजस्व और उसके क्या दुष्परिणाम हुए। कृषि का व्यापारीकरण क्या था, जैसे कि हमारे देश में पहले जो हमारे किसान थे वह खाद्यान्न की फसलों का उत्पादन करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने नील, कपास, चाय जैसे फसलों पर ज़्यादा जोर देने लगे, तो जिसके कारण हमारे भारत देश के जो किसान थे वह ये फसल पैदा करने लगे और कृषि का व्यापारीकरण होने लगा। और हमने देखा 1860 और 1900 के बीच में जो भारत देश में अकाल पड़ा था, उसके लिए भी अंग्रेज सरकार कुछ नहीं की थी। तो अब हम आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों कि अंग्रेज सरकार ने व्यापार की सुविधा की दृष्टि से और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से किस तरह से हमारे भारत देश में संचार माध्यम और परिवहन का विकास किया। तो सबसे पहला जो हमारा आज का पॉइंट है वह है हमारा परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार। देखो, व्यापार में वृद्धि और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से भारत देश में अंग्रेज ने इसकी व्यापार और संचार ये दोनों माध्यम में काफ़ी विकास किया था। तो सबसे पहले जो अंग्रेज सरकार थी वह दिल्ली और कलकत्ता के बीच में जो राजमार्ग थे उनको बनवाया और 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच का जो रेल मार्ग था उस पर पहली बार रेल दौड़ाया था और टेलीग्राफ जैसे संचार व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराई थी, जिसकी वजह से नगर और सैनिकी के जो नगर जो स्थान थे उसको जोड़े गए। डाक व्यवस्था में सुधार किया और इन सब सुधार के कारण हमारे भारत देश पर क्या परिणाम हुआ। तो इसके क्या परिणाम है कि जो हमारे भारत देश के जो लोग थे उनके बीच में एकता की भावना का विकास हुआ। लोगों का एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना आसान हुआ, जिसकी वजह से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ और लोगों में एकता का विकास होने लगा। तो अंग्रेजों की कुछ जो व्यवस्था थी भारत देश में उसका भी हमारे भारत देश पर अच्छा सही परिणाम हुआ, जिसकी वजह से भारत देश का भी विकास हुआ। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जिसको आप ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सुधार किस सुविधा किसकी दृष्टि से हमारे भारत देश में अंग्रेज सरकार ने इस व्यवस्था में सुधार किया था। व्यापार में वृद्धि करने के लिए और प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखिए, कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला महामार्ग बनवाया गया, मतलब इन दोनों के बीच के जो रास्ते थे उसको उन्होंने बनवाया। फिर 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने रेल मार्ग पर पहली रेलगाड़ी चली और फिर टेलीग्राफ यंत्र की व्यवस्था द्वारा प्रमुख नगर तथा सैनिकी स्थान जोड़े गए। डाक व्यवस्था शुरू की गई, जिससे कि हम अपनी हमारा जो संदेश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज सकते हैं। अगला है परिवहन एवं संपर्क साधनों के कारण एकता की भावना का विकास होने लगा। देखो, इन सभी का हमारे भारत जो समाज है दूरगामी इसका भी परिणाम पड़ा, जिसके लोगों में एक दूसरे में लोग मतलब नज़दीकियाँ बढ़ी, उनके विचार एक दूसरे से मतलब बढ़ता गया और उनमें एकता की भावना पनपने लगी। अब देखो बच्चों, दूसरा है भारत के पुराने उद्योग धंधों का ह्रास। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में यंत्रों का आविष्कार होने लगा, जो यहाँ पे उद्योग होने लगा वो यंत्रों की सहायता से होने लगा। तो जो अंग्रेज थे तो वो हमारे भारत से जो माल वहाँ इंग्लैंड जाता था तो उस पर कर बहुत कम लगाते थे, लेकिन जो इंग्लैंड से आने वाला भारत में जो माल था उस पर वो कर अधिक लगाते थे। और क्या होता था कि जो इंग्लैंड में जो भी कोई वस्तु बनाई जाती थी वह मशीन द्वारा उसको बनाया जाता था, जिसकी वजह से कम लागत में अधिक उत्पादन होता था। और इस तरह से क्या होता था, और भारत में जो उत्पादन होता था वह महंगी थी, इसलिए जो इंग्लैंड का जो माल था वह अच्छा भी होता था क्योंकि वो मशीन से उत्पादन किया जाता था उसका। इसलिए धीरे धीरे क्या होता गया कि लोग सस्ते माल को खरीदने लगे और जो भारत का जो उत्पादन जो माल
है उसको लोग नहीं लेते थे। तो धीरे धीरे जो पुराने उद्योग धंधे थे भारत में वह धीरे धीरे उसका पतन होता गया और जो वहाँ के उत्पादन माल था, इंग्लैंड द्वारा जो भारत में आया हुआ माल, उसका धीरे धीरे विकास होता गया। इस तरह से हम कह सकते भारत के पुराने उद्योग धंधों का धीरे धीरे ह्रास होता गया और भारत के जो लोग थे, जो कारीगर थे, वह बेरोजगार होते गए। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है जिसे आप ध्यान से देखें। तो देखो बच्चों, पहला, भारत से इंग्लैंड जाने वाला माल पर जबरदस्त कर लगाया जाता था। जो भारत से इंग्लैंड में जो वस्तु जाता था, जो माल जाता था, उस पर अंग्रेज सरकार ज़्यादा कर वसूलती थी। लेकिन इसके विपरीत जब इंग्लैंड से भारत में आने वाले माल पर बहुत कम कर लगाया जाता था। और इससे क्या होता था कि इंग्लैंड में यंत्रों की सहायता से माल का उत्पादन किए जाने के कारण माल का उत्पादन बड़ी मात्रा में और कम लागत में होता था। यही एक कारण था कि लोग इंग्लैंड की वस्तुओं को लेने पर जोर दिए, जिसकी वजह से भारत के पुराने उद्योग धंधों का मतलब पतन होता गया और इस तरह से भारत के जितने भी कारीगर थे, जितने भी मजदूर थे, वह बेरोजगार हो गए। तो देखो बच्चों, भारत में नए उद्योग धंधों का विकास। देखो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में जो हमारे पुराने उद्योग धंधे थे उसका धीरे धीरे पतन होता गया। फिर भी भारत में कुछ ऐसे उद्योगपति थे जिनको अंग्रेजी जो प्रशासन थी उनकी सहायता न मिलने पर भी वो अलग अलग कंपनियों की स्थापना की, जिसमें से बहुत सारे उद्योगपति थे जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों की स्थापना की, जिसे आप यहाँ पे ध्यान से देखें। जिसमें पहला है काउचसी नाना भाई। दावर ने मुंबई में 1853 ईस्वी में पहली कपड़ा मिल शुरू की थी। और दूसरा है बंगाल प्रांत के रिसरा में पटसन की पहली मिल चालू की गई। और तीसरा है देखो जमशेद जी टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी इस्पात निर्माण का कारखाना आरंभ किया। देखो जैसे जितने भी उद्योगपति थे उन्होंने भारत में कौन कौन सी कंपनियां, जैसे कि धातु का, आयरन का, इस्पात की और अनेक उद्योग धंधों की का स्थापना किया। तो जैसे कि इन सभी का हमारे भारत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो देखो बच्चों, अब इसी तरह से अगला ये पॉइंट है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। तो देखो बच्चों, जो सांस्कृतिक 19वीं शताब्दी में यूरोप में विचारवाद, उदारवाद और लोकतंत्र आदि जैसे मूल्यों का विकास हुआ और इसका प्रभाव स्वाभाविक था कि इसका प्रभाव भारत के जो नवयुवक थे उस पर पड़ा। जो भारत में जो प्रशासन करने की दृष्टि से जो वहाँ के अंग्रेज जो आए हुए थे उनको लगा कि यदि हमें भारत में रहना है तो यहाँ की संस्कृति, इतिहास, धर्म आदि को जानना पड़ेगा। जब ये इन्होंने कुछ अंग्रेज जो अधिकारी थे वह यहाँ के संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करने के लिए यहाँ के इतिहास, धर्म आदि का अध्ययन उन्होंने किया, तो इसका जो उदाहरण के रूप में भारतीयों के सामने यह प्रस्तुत हुआ कि भारतीयों को लगा कि जब अंग्रेज हमारे भारत देश में इतनी रुचि ले रहे हैं, यहाँ इतना इतिहास और संस्कृति में इतना वो अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमारे भारत देश के कुछ नवयुवकों ने भी इसी तरह से अध्ययन किया, जिससे उनमें पुनः जागरण आंदोलन के लिए जो बीज पनपा यहीं से उनके अंदर जागृत हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए बच्चों कि कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। तो इसका हमारे देश पर क्या परिणाम हुआ। तो देखो, भारत में सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय परंपराओं, इतिहास, संस्कृति आदि का अध्ययन प्रारंभ किया, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि हमें भारत में रहना है तो यहाँ की भारतीय जो परंपरा है, जो रीति है, जो रिवाज है, जो धर्म है, उसका अध्ययन करना हमें जरूरी है। यही कारण है कि उन्होंने भारत के जो जितने भी परंपराएं थे, जितने भी इतिहास थे, उसका उन्होंने अध्ययन किया। इसलिए देखो, अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापना की। और देखो, जर्मन विचारक मैक्स मूलर भारतीय धर्मों, भाषाओं और इतिहास का गहन अध्येता था। अगला है 1829 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया। ठीक इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने भी 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया।
अब अगला है देखो, लॉर्ड मैकॉले ने 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने की सिफारिश की, क्योंकि जो कुछ अंग्रेजों के प्रशासन में कुछ ऐसे सैनिक थे जो भारतीयों के थे, तो अंग्रेजों को लगा कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए जो भारतीय जो सैनिक है उनको पश्चिमी शिक्षा मतलब उनको दिया जाना चाहिए, उनको भी अंग्रेजी शिक्षा का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इन्होंने बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की अंग्रेजी शिक्षा। तो इस पश्चिमी शिक्षा का भारत के लोगों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा और जो भारत के नवयुवक थे और यहीं से उन्होंने आंदोलन का जो बीज था उनके अंदर धीरे धीरे पनपता गया। तो इस तरह से हमारा आज का यह क्लास खत्म होता है बच्चों। देखो बच्चों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। अब इसका परिणाम हमारे भारत देश पे कैसे पड़ा? तो जो जर्मन विचारक कौन था? मैक्स मूलर, जो जर्मनी में रहते हुए भी हमारे भारत के बहुत सारे जो भाषाएं थी, जो वेद था, पुराण था, उसका हिंदी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। तो जिसका हमारे भारतीय जो नवयुवक थे उनको प्रेरणा मिली कि जब अंग्रेज जर्मनी में रहकर हमारे भारत देश के इतने सारे वेद पुराण का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें भी क्यों नहीं करना चाहिए। तो इससे उन्होंने प्रेरणा लिया। और ठीक इसी तरह से जो लॉर्ड बेंटिंक हैं उन्होंने सती प्रथा बंदी कानून यह बनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि जब पिछले प्राचीन काल में जब स्त्रियां विधवा हो जाती थी, जब उनके पति मर जाते थे तो उनके पति के साथ औरत को भी जला दिया जाता था। तो ये जो कुप्रथा हमारे भारत देश में फैला था उसके विपरीत जो हमारे जो अंग्रेज जो ये थे विचारक लॉर्ड बेंटिंक ने, इन्होंने इसके विरुद्ध में सती प्रथा कानून बनाया। ठीक इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने भारत में विधवा पुनर्विवाह बनाया था, यह कानून बनाया था, जिसके अनुसार हम देखें कि जो प्राचीन काल में कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी और उनके पति मर जाते थे, तो उन्हें हमारे देश में पहले था कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जो लॉर्ड डलहौजी ने ये विधवा पुनर्विवाह के बंदी पर उन्होंने कानून बनाया। तो इस तरह से भारत देश में जो हमारे अंग्रेज शासन करने आए थे उसका हमारे भारत देश पे कुछ मतलब सही परिणाम भी हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि जो अंग्रेज थे बहुत ही मतलब विपरीत परिणाम ही पड़ा। जैसे कि हमारे भारत देश में जो हम आज अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ये किसकी देन है? अंग्रेज सरकार की ही देन है। किसकी देन है? यहाँ पे हमने देखा कि जर्मन विचारक जो थे, यहाँ पे लॉर्ड मैकॉले ने 1853 ईस्वी में भारत में पश्चिमी शिक्षा की मतलब प्रारंभ करने की इन्होंने ही सिफारिश की थी। और यही कारण है कि आज हम वर्तमान समय में पश्चिमी शिक्षा से अवगत हो पाए हैं। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे भारत देश में परिवहन और संचार माध्यम का किस तरह से विकास हुआ और इस विकास का हमारे भारत देश के नवयुवकों पर कैसा परिणाम हुआ कि लोगों में एकता की भावना पनपी, लोग एक दूसरे के विचार आदान प्रदान हुआ। और दूसरा हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे पुराने उद्योग धंधे थे वह किस तरह से धीरे धीरे वो पतन की ओर मतलब उसका ह्रास होता गया। क्योंकि क्या हुआ था कि जो इंग्लैंड से भारत में जो आने वाला माल था उस पर कर कम लगाया जाता था, लेकिन जो हमारे भारत देश से इंग्लैंड में माल जाता था उस पर वे कर अधिक लगाते थे। और जो इंग्लैंड में माल उत्पादन होता था वह अधिक अच्छा था और उस पर कम लागत पे अधिक उत्पादन होता था। क्योंकि बच्चों इंग्लैंड में जो माल उत्पादन किया जाता था वह किसकी सहायता से किया जाता था? यंत्र की सहायता से। और भारत में जो माल उत्पादन किया जाता था वह हमारे भारत देश के जो मजदूर थे उनके द्वारा उत्पादन किया जाता था। इससे हमारे देश में जो लागत लगती थी, जो पैसा लगता था वह अधिक लगता था और लेकिन जो उत्पादन होता था बहुत ही कम होता था। और वहाँ पे इंग्लैंड में क्या होता था? इसका उल्टा होता था, जो लागत जो पैसा लगता था वह बहुत ही कम लगता था और उत्पादन कितना होता था? अधिक होता था, जिसकी वजह से हमारे देश के जो मजदूर थे वो बेरोजगार होते गए और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे थे धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता गया। फिर हमने इसके बाद देखा भारत में किस तरह से उद्योग धंधों का विकास हुआ। जैसे कि कुछ हमारे भारत देश में ऐसे उद्योगपति आए जिन्होंने कुछ नए नए उद्योग धंधों की स्थापना की, जैसे इस्पात है और स्टील है, कपड़ा के मिल है, इन सब उद्योग धंधों की स्थापना की। फिर हमने इसके बाद देखा सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार में किस तरह से परिवर्तन हुआ, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो विचारवाद और सांस्कृतिक लोकतंत्र में जो विकास हुआ था उसका प्रभाव हमारे भारत देश पर भी पड़ा, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा के अनुसार आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि आपको ये जितना भी पॉइंट लिखा गया है उसको अपने इतिहास की नोटबुक में लिखना है, याद करना है और आपको अपने ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम
फिर से मिलेंगे।